हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 43 यानी 43। तो चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न। ठीक है, गौर करना। पहले व्याख्या करेंगे, फिर हम प्रश्न करेंगे आज। ठीक, तो प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में यानी सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के रूप में। ठीक है, जब छायावाद समाप्त हुआ तब आया प्रगतिवाद। ठीक है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और देख लेते हैं। यह मार्क्सवादी दर्शन यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। ठीक है, तो इसके केंद्र में क्या थी? सामाजिक चेतना थी और भावबोध। ठीक है, राजनीतिक दास्तां देश में एक और पूंजीवाद, समानतावाद, सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी। जो राजनीतिक दास्तां थी वो देश में क्या कर रही थी? एक तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा और सामंतवाद को बढ़ावा दे रही थी, वहीं दूसरी ओर क्या था कि जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। ठीक है, साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ था। देखो, आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, ठीक है, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, तो जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। ठीक है, तो समाज का रूप जैसा होगा, क्योंकि दर्पण है, आईना है भाई। ठीक है, आईना है, जैसा आप दिखाओगे वही वो देखेगा। ठीक, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसीलिए साहित्य भी प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन शुरू हो गया। और यहीं से किसकी शुरुआत हुई? प्रगतिवादी साहित्य की। ठीक है, वर्ष 1935 में E.M. फॉस्टर, ध्यान रखना, E.M. फॉस्टर, ठीक है, इनके सभापतित्व में पेरिस, जो कि लंदन में है, सॉरी, इनके सभापतित्व में पेरिस, हाँ, जो कि लंदन में है, वहाँ पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब? 1935 में। कौन थे सभापतित्व? E.M. फॉस्टर। ठीक है, और कैसी संस्था थी ये? अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक है, इतना ध्यान रखें, ध्यान दें। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद, ठीक है, भारतीय लेखक संघ की, ध्यान से सुनना, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी यहीं से की, जिनमें हमारे मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। कौन कौन? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे वर्ष 1936 में। कब? वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली, यानी एक और ब्रांच खुल गई। ठीक है, इन दोनों ने एफर्ट लगाए तो हमारे इंडिया में एक और संस्था खुली, और प्रेमचंद ने जिसकी अध्यक्षता की। ठीक है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये लखनऊ में, कहाँ? लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो किसकी सहायता से खुली थी 1936 में? सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज की सहायता से। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। कहाँ खुली? लखनऊ। ठीक है, कैसा अधिवेशन था? पहला अधिवेशन था। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखें। प्रगतिवादी काव्य धारा में छायावाद की जीव शून्य होती हुई, ध्यान से सुनना, प्रगतिवाद काव्य धारा में छायावाद की जीव शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्य धारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। व्यक्तिवादी वायवी काव्य धारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखें, ध्यान से सुने।
डैश का आधार क्या है? मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो डैश यानी प्रगतिवाद का आधार पूछ रहे हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। पिछली जो इससे पहले हमने व्याख्या पढ़ी वो पिछले वीडियो में हम कर चुके थे, वो फिर से रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा कर लें, रिवीजन हो जाएगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद, फिर से सुने, यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद शामिल हैं। प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रबली सिंह, एक चंद्रबली सिंह हैं, उन्होंने प्रगतिवाद के जो रूप से संबंधित जो मत है वो दिया था। क्या कहा इन्होंने? विचारधारा, ध्यान से सुने, विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। ठीक है, फिर से सुने, विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति भी रही थी। ठीक है, तो साहित्य में जो रूपगत पक्ष था उसकी उपेक्षा भी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है, यानी कि रूपवाद को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, रूपवाद किसे कहते हैं, कुछ पता है आपको? रूपवाद कहते हैं जैसे कि बाह्य संरचना, यानी भाषा की एक तरह से जो संरचना होती है वो, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये एक क्या है, हमें दिखाई दे रहा है, रूप है, ये भाषा का रूप है जो कि हमारे सामने है, अनुच्छेद के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, शब्दों के रूप में। तो ये सब क्या है, रूपवाद। ठीक है, तो इसकी उपेक्षा भी रही। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान से सुनना, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सी नहीं है? तो ध्यान से सुनना, धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था, क्या चीज है? धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था जो है वो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति यानी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यथार्थवाद पर आधारित था। तो यथार्थवाद की जहाँ बात आती है वहाँ ईश्वर की बात नहीं आती। ठीक है, तो क्योंकि ईश्वर जो है वो आध्यात्मिक रूप है। ठीक है ना, तो धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था जो है हमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, गौर करें जरा, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। किस प्रकार? ध्यान दें, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध हुआ है इसमें। मानवतावादी प्रवृत्ति पाई गई क्योंकि मनुष्यता को आगे लाया गया, वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष। शोषक वर्ग कौन सा होता है? जो समाज का निम्न वर्ग होता है, जिसका शोषण हर व्यक्ति करता है। ठीक है, चाहे वे मिडिल क्लास का हो व्यक्ति करे या अभिजात वर्ग का करे। ठीक है, तो शोषक वर्ग के प्रति जो घृणा और शोषितों के प्रति जो सहानुभूति है ये भी इसमें देखने को मिलती है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी देखने को मिलती है। समाज का यथार्थवादी चित्रण, और क्या क्या मिलता है प्रगतिवाद में? समाज का यथार्थवादी चित्रण भी मिलता है। ठीक है, जैसा ये यथार्थवादी चित्रण क्या होता है? तर्क पर बात करता है, यानी तर्क आधारित होता है। ठीक है, जो है जैसा है आपके सामने है। ठीक, तो नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण भी इसमें मिलता है, और जो समाज की सबसे उपेक्षित पात्र रही हैं हमेशा से, ठीक है, कौन? नारी, तो उसके बारे में भी लोगों के जो दृष्टिकोण थे उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कब? प्रगतिवाद में। ठीक है, तो और क्या है? मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना,
मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना भी मिलती है और ईश्वर के प्रति अनास्था भी देखने को मिलती है। किसमें? प्रगतिवाद में। भाई मनुष्य सामने है, उसके प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके प्रति आपकी इतनी आस्था है कि आपको सामने मनुष्य की पीड़ाएं भी नहीं दिखाई दे रही। तो ये किस लेवल की आस्था है भाई, है ना? तो प्रगतिवाद कहता है कि जो वास्तव में आपके सामने है वही आपका ईश्वर है। अगर आप उसकी पीड़ा को समझ पाओ, उसकी कुछ समस्याओं को हल कर पाओ, तो ईश्वर है भाई। और अगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, जो चीज़ें आपके सामने हैं आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब आप किस में आस्था रखते हो? ईश्वर में आस्था रखते हो। ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, होता है, जो लोग मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। इसके भी दो रूप माने गए हैं, एक मूर्त है, एक अमूर्त है, ठीक है? तो जो कर्म पर भरोसा रखते हैं वो अमूर्त रूप मानते हैं ईश्वर का, और जो क्या बोलते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं वो मूर्ति पूजक होते हैं, ठीक है? तो पूजा करनी है तो व्यक्ति की करो ना, ठीक है कि नहीं? मतलब ये मेरा अपना व्यू है, ठीक है? मैं कर्म पर विश्वास रखती हूँ कि जैसा कर्म करेंगे वैसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ठीक है? और नहीं भी आएंगी तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कर्म तो हमें करना ही चाहिए। खाली बैठे बैठे शरीर वैसे ही जाम हो जाएगा, है ना? तो कर्म तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। अगर उसे खुद की प्रगति करनी है तो उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप अगर एक कौर हाथ में लेते हैं तो उसे अपने पेट तक ले जाने के लिए आपको अपने मुंह तक लाना होगा, तब जाके वो आपके पेट में आएगा। तो आपने अपना हाथ हिलाया यानी कर्म किया, ठीक है? तो वही बात ये कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति अनास्था थी, ठीक है? यानी मनुष्य को महत्व ज़्यादा दिया गया प्रगतिवाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम था क्या? वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है? लेकिन इनको प्रसिद्धि किससे मिली? नागा अर्जुन नाम से। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हमने अभी पढ़ा वैद्यनाथ मिश्र। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। कैसे कवि थे? प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे नागा अर्जुन। इनका जन्म 30 जून को, कब? 30 जून को 1911 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मधुबनी यानी बिहार में हुआ था। अगर आपने मधुबनी पेंटिंग के बारे में सुना हो तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, और ये मधुबनी बिहार का इलाका है ये, जहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है? तो उसी मधुबनी इलाके के थे कौन? वैद्यनाथ मिश्र यानी नागा अर्जुन, ठीक है? और बिहार के तिरौनी नामक गांव में, मधुबनी एक जगह है जिसके तिरौनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागा अर्जुन का 5 नवंबर 1998, कब? 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा, जो कि बिहार में, निधन हो गया, ठीक है? तो जन्म कहाँ हुआ? बिहार के मधुबनी जगह के तिरौनी गांव में, और मृत्यु कहाँ हुई? ख्वाजा सराय दरभंगा में, ठीक है? जो कि वो भी बिहार में ही है। और 1998 में, 1911 में जन्म हुआ था 30 जून को, 5 नवंबर में 1998। अब लगा लो कितने वर्ष जिए थे ये, लगाओ जरा कैलकुलेशन एक पेन ले करके, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नागा अर्जुन ने 1935 में क्या हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? लंदन में यानी पेरिस में, ठीक है? तो नागा अर्जुन ने 1935 में दीपक जो कि मासिक था, ठीक है, तथा 1942 से लेकर 43 में विश्व बंधु जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी? तो यहाँ पर पत्रिकाओं की बात हो रही है जिसका संपादन कार्य किया था किसका? एक दीपक का और एक विश्व बंधु।
दीपक कैसा था? मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और विश्व बंधु कैसी? साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। नागार्जुन ने इसका संपादन किया था 1935 में। दीपक और विश्व बंधु, ध्यान रखें। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की और उन्होंने मैथिली में भी रचनाएं की। हिंदी में जो रचनाएं की उन्होंने नागार्जुन नाम से की और जो मैथिली में रचनाएं की उन्होंने यात्री नाम से की, ठीक है। तो आपसे दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।